व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग फाइनली आ गए हैं वन डे बिफोर एग्जाम और तुम्हें एक आखिरी बार अपने जीवन में सबसे ज़्यादा एफर्ट डालना है इस एग्ज़ाम में। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर्स हैं उन बच्चों का एक एग्ज़ाम और बचा है, बट नॉन कंप्यूटर वाले बच्चे एक वन लास्ट टाइम एक दिन अपने जीवन का लगा दो, डेडिकेट कर दो, पूरा 100% अपना लगा दो यार, और फोड़ दो यार, फोड़ दो। चलो शुरू करते हैं। आज बचे हैं हमारे पास 2 चैप्टर्स, उनका क्विक रिवीजन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कुछ ही देर के बाद, एमसीक्यूज करेंगे और बिजनेस स्टडीज को पैक करेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन। ध्यान रखना, ये किसी भी चीज का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। प्रिंसिपल का मतलब उसूल होता है, मतलब गाइडलाइंस होता है कि हाँ, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, उसको हम प्रिंसिपल्स बोल देते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर में हमें ये हेल्प करती हैं। प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। जितनी भी मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा, वो इतने ज्यादा रिजिड नहीं होते एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। एज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन बिहेवियर में डील करते हैं और प्रिंसिपल सिर्फ गाइडलाइंस होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स के क्या नेचर है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, सब जगह अप्लाई होते हैं, लेकिन आपको सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करने पड़ते हैं। ये किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, ये जनरल गाइडलाइंस हैं प्रॉब्लम्स की। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये बने कैसे हैं? प्रैक्टिस से, एक्सपेरिमेंटेशन से। फ्लेक्सिबल इनका नेचर है, आपको टाइम टू टाइम इनको चेंज करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है। मेनली बिहेवियरल है, ये ह्यूमन बिहेवियर को दिखाते हैं, तो इनका जो नेचर है वो बिहेवियरल है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिफाइन करती हैं बच्चों सारी प्रिंसिपल्स। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे आप पढ़ोगे तो कॉज है, इफेक्ट क्या है, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो हर प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे चलती है। उसके बाद कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट का मतलब डिपेंडेंट होता है किसी ना किसी सिचुएशन के ऊपर। क्यों इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स, क्या काम करती हैं, क्या रोल निभाती हैं? नंबर 1, मैनेजर्स को देते हैं काफी यूजफुल इनसाइट्स। इनसाइट्स का मतलब मैनेजर्स को एक आइडिया हो जाता है कि रियलिटी में काम कैसे होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। जब आप इन प्रिंसिपल्स को पढ़ लेते हो तो कई जगह आपको ये वेस्टेज से बचाती हैं, आपके रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज होते हैं। उसके बाद आप साइंटिफिक डिसीजंस ले सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो साइंस के ऊपर बेस्ड है, राइट। उसके बाद आप प्रिंसिपल्स की हेल्प से एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को भी चेंज कर सकते हो। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बहुत सारी प्रिंसिपल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बात करती हैं, तो आप जब प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आप सोशली रिस्पॉन्सिबल भी बनते हो। उसके बाद प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करती हैं टू ट्रेन, टू एजुकेट, पूरा का पूरा मैनेजमेंट की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उसमें अच्छे से इवॉल्व करने में और डेवलप करने में। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास 2 लोग जिनकी इस चैप्टर में हम बात करेंगे। वन इज द F.W. टेलर, द अदर इज हेनरी फ्योल। ठीक है, जब हम हेनरी फ्योल के बारे में बात करेंगे बेटा तो उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है। जब हम टेलर की बात करते हैं तो उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, फ्योल ने जितनी भी चीजें दी हैं वो जनरली टॉप लेवल के बारे में है। टेलर की जितनी भी चीजें हैं वो फैक्ट्री लेवल की, लोअर लेवल की, वर्कर्स के बारे में टेलर ने बात करी है। ठीक है, तो सबसे पहले टेलर की ही बात करते हैं। टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बोला जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू एन इंपॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ वन ऑफ द अर्लियर स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ मैनेजमेंट रेफर्ड टू एज क्लासिकल स्कूल। इसी को बच्चों क्लासिकल स्कूल भी बोला जाता था। टेलर का मानना यह है कि हर चीज साइंस से इवॉल्व हुई है, तो मैनेजमेंट में भी बहुत सारे बेस्ट चीजें होती हैं, और वो बेस्ट चीजें कहां से आएंगी? साइंस से आएंगी। तो टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स में बार बार ये बोला है कि हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करेंगे, साइंस को ही फॉलो करेंगे, तभी हम बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो साइंस के ऊपर बेस्ड कौन कौन सी प्रिंसिपल्स हैं जो टेलर ने दिए? सबसे पहला बच्चों, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो टेलर ने बार बार बोला कि एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने का एक बेस्ट वे है, और वो बेस्ट वे आपको कैसे मिल सकता है? स्टडी करके और एनालिसिस करके। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कोई भी काम हो उसका पहले स्टडी करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, उसका बेस्ट वे ढूंढना चाहिए, फिर उसको करना चाहिए। दिस इज साइंस लगाओ, नॉट रूल ऑफ थंब। सर रूल ऑफ थंब क्या होता है? जैसे कोई चीज चली आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि एक बच्चा
पूरे साल में एक एक घंटा रोज पढ़ता था और उसके 80 में से 80 आ गए, तो जरूरी तो नहीं है कि उसके लिए वो चीज काम करी तो आपके लिए भी काम कर जाएगी। तो कोई रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। आप आराम से स्टडी करो, एनालिसिस करो, उसके बाद आप कोई भी काम करो। आप साइंस लगाओ, रूल ऑफ थंब नहीं लगाओ। उसके बाद बच्चों हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है मिलजुल के काम करना, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़े करना। तो यहां पे टेलर ने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग होते हैं, मैनेजमेंट और वर्कर्स, उनको एक दूसरे के टुवर्ड्स हार्मनी रखनी चाहिए। हार्मनी मतलब मिलजुल के काम करना चाहिए, डिस्कॉर्ड यानी लड़ाई झगड़ा नहीं रखना चाहिए। तो क्या बोला, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, अपनी सोच बदलो, थ्रू मेंटल रेवोल्यूशन, दिमाग में अपनी माइंडसेट को चेंज करो। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी, आपको जो भी फायदे होते हैं वो वर्कर्स के साथ शेयर करो, और वर्कर्स को खूब मेहनत करनी चाहिए कंपनी के लिए। ठीक है। तीसरा आया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या बोलता है कि बेटा करके दिखाओ, सिर्फ मेंटल रेवोल्यूशन मत लाओ। सिर्फ ये नहीं है कि हाँ करेंगे मिलजुल के काम करेंगे, नहीं, करके दिखाओ, कॉपरेट करो, इंडिविजुअलिज्म पे भरोसा मत रखो। यू शुड बी एबल टू कॉपरेट विद वन अनदर एंड शुड नॉट फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म। सिर्फ मैं नहीं, हम सब मिलकर करेंगे जो भी करेंगे। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। उसके बाद लास्ट आता है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब है जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ देयर सिलेक्शन, बहुत ध्यान से उनको सेलेक्ट किया जाए। सेलेक्ट करने के बाद उनकी अच्छे से ट्रेनिंग करी जाए ताकि उनको प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी मिले अपने करियर में, प्रॉपर डेवलपमेंट हो उनको, और उनको फुलफिलनेस फील हो, है ना, उनको लगे कि हाँ यार अच्छा है, जीवन में कुछ कर रहे हैं। राइट। तो क्या लिखा है, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड एंड द वर्क असाइंड शुड बी असाइंड टू इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। उसके बाद बच्चों टेलर ने कुछ टेक्निक्स भी दी हैं। सर क्या टेक्निक्स हैं? अब देखो प्रिंसिपल्स तो होते हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, टेक्निक्स होती है कैसे करना चाहिए। तो टेलर ने कुछ टेक्निक्स भी दी हैं, जिसमें सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में टेलर ने बहुत क्लियरली बोला कि भैया एक इंसान सोचेगा भी और करेगा भी तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको सोचने के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाना है और करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है, यानी प्लानिंग का अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, एग्जीक्यूशन का अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले फैक्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, प्लानिंग, प्रोडक्शन। प्लानिंग में 4 लोग होने चाहिए और प्रोडक्शन में भी 4 लोग होने चाहिए। सर प्लानिंग में कौन से 4 लोग थे, याद करो, डर्टी, DIRT, डिसिप्लिनरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। डिसिप्लिनरियन का काम डिसिप्लिन बनाना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देना। रूट क्लर्क का क्या काम है, एग्जैक्ट रूट बताना, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, पूरा प्रोसेस समझाना। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम बताएगा कितना लगना चाहिए, खर्चा बताएगा कितना आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो एग्जीक्यूशन वाले हैं उसमें कौन कौन होने चाहिए, सर जी। एस का मतलब स्पीड बॉस, जो क्विकली काम पूरा कराए। आई का मतलब इंस्पेक्टर, जो क्वालिटी इंस्पेक्ट करे कि गुड क्वालिटी सामान बन रहा है या नहीं बन रहा है। रिपेयर बॉस, जो ये चेक करे कि भैया कोई मशीन खराब है तो उसको रिपेयर कराओ। गैंग बॉस, जो सारे के सारे क्या ला के दे, रिसोर्सेज अरेंज करे, मशीनरी अरेंज करे, सब कुछ रेडी रखे। तो जब ये 8 लोग वर्कर्स के ऊपर काम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप में टेलर ने बोला। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में टेलर ने बोला कि आपको हर चीज एक स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड शेप, स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड कलर में बनानी है। आप अपना प्रोडक्ट अगर हर बार अलग बना दोगे तो आप ब्रांड बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। आप देखो ना कितनी सारी चीजें स्टैंडर्ड शेप साइज में मिलती हैं आपको। कोई भी आप स्कूटर देख लो, टायर स्टैंडर्ड साइज का मिलेगा, है ना। कोई भी आप गाड़ी देख लो, टायर्स आपको सारे सेम मिलेंगे, उनका जो लेंथ और विड्थ होगी लगभग सिमिलर मिलेगी। तो हर कंपनी स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करती है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग कई बार ये भी बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये किसी भी कंपनी का ले लूंगा मैं, इस बोर्ड पे चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि इसी का लेना है ना। तो इंटरचेंज करा जा सकता है। पेंसिल सेल देख लो आप, किसी भी रिमोट में डल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेमोरी कार्ड कोई भी किसी भी फोन में लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्जर किसी भी फोन में लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है, सिंप्लीफिकेशन बोलता है बच्चों अननेसेसरी वैरायटी को खत्म कर दो। जो भी आपकी ऐसी वैरायटी है जो आपका बस एफर्ट ले रही है, जगह ले रही है, खर्चा ले रही है और बिक नहीं रही है, ऐसी वैरायटी को बंद कर दो। काम को कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंप्लीफाइड रखो, सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। ये सारे के सारे हमारे पास वर्क स्टडी का पार्ट है। मेथड स्टडी में टेलर बोलता है भैया एक वन बेस्ट मेथड ढूंढो जो आपको साइंस से मिल सकता है। मोशन स्टडी में हम बहुत ध्यान से एनालाइज करेंगे मूवमेंट ऑफ वर्कर्स को, कि एक वर्कर कितनी बार मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, और उसके बाद जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उन्हें हटा देंगे।
टाइम स्टडी में हम लोग क्या देखते हैं कि कितना परफेक्ट टाइम लगना चाहिए, कितना अच्छे तरीके से काम पूरा होना चाहिए। तो हमें उनके लिए इंसेंटिव स्कीम्स भी बनानी है वर्कर्स के लिए, कितने टाइम में काम करोगे तो आपको बढ़िया इंसेंटिव्स भी देंगे। उसके बाद बच्चों फटीग स्टडी, फटीग में हमें ये देखना होता है कि भाई देखो काम करोगे तो थक भी जाओगे, तो 3 चीजें देखनी है। एक वर्कर को दिन में कितनी बार रेस्ट देना है, ठीक है, सपोज 3 बार देना है, कितनी घंटे के बाद रेस्ट देना है, कितनी देर के बाद रेस्ट देना है, और तीसरी चीज वो रेस्ट कितने देर का होना चाहिए। तो ये 3 चीजों की स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, फटीग स्टडी में करते हैं। देन वी हैव डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बोलता है बच्चों अलग अलग वर्कर्स को अलग अलग वेजेस मिलनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क डन। जिसने ज्यादा काम किया उसको ज्यादा पैसा दो, जिसने कम काम किया उसको कम पैसा दो, एक जैसा पैसा मत दो, काम के बेसिस पे पैसा मिलना चाहिए। उसके बाद मेंटल रेवोल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया, एटीट्यूड माइंडसेट में चेंज आना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट की। देन वी हैव फेओल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फेओल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है। 14 प्रिंसिपल्स हैं। डैट पेप्सी पीसेस रू मैंने आपको याद कराया था। डी इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम बांट के चलो छोटे छोटे टास्क में, क्योंकि एक इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, तो काम बांटोगे तो स्पेशलाइजेशन आएगा, ठीक है। देन वी हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेलर ने बोला देखो अथॉरिटी का मतलब नहीं, फेओल ने बोला कि अथॉरिटी का मतलब होता है पावर मिलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी मिलना। तो यहाँ पे फेओल का मानना ये है कि अगर आप किसी को कोई पावर दे रहे हो तो आप उसको जिम्मेदारी भी दो। अगर आप किसी को सिर्फ पावर दे दोगे जिम्मेदारी नहीं दोगे तो वो मिसयूज करेगा। वहीं अगर आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो तो उसके साथ साथ पावर भी दो। सिर्फ आप उसको जिम्मेदारी दे दोगे तो वो अपना गोल कर ही नहीं पाएगा पूरा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी को कुछ भी दे रहे हो तो दोनों का बैलेंस बना रहे, ठीक है। देन वी हैव डिसिप्लिन। सर डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन होता है बच्चों नियम कायदे कानून के साथ काम करना। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस बहुत रिजिड होने चाहिए, और जो रूल्स फॉलो ना करे उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, ठीक है, तभी तो गोल अचीव हो पाएंगे। चौथा इसने बोला यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब कि कमांड एक ही जगह से आनी चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल बॉस होंगे तो बेचारे एम्प्लॉइज, बेचारे वर्कर्स यही सोचते रह जाएंगे कि पहले किसका ऑर्डर मानूं। तो बॉस हमेशा एक होना चाहिए, कमांड कहां से आनी चाहिए, एक जगह से, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि बहुत सारे प्लान्स एक टाइम पे मत बनाओ, एक यूनिट का एक ही प्लान बनाओ, पहले उस पर फोकस करो, वो अचीव करो, उसके बाद अगला करो, है ना। तो एक टाइम पे वर्कर्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसको अच्छे से काम कर लें, पहले अचीव कर लें, फिर दूसरा बने, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। देन वी हैव सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट ये बोलता है बच्चों कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का हित पहले होना चाहिए, वर्कर का पर्सनल इंटरेस्ट बाद में होना चाहिए। वर्कर अपने बारे में बाद में सोचे, पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे। अगर पहले अपने बारे में सोच रहा है कोई एम्प्लॉय कोई वर्कर, तो फिर वो कभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर ही नहीं पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का हित हमेशा पहले होना चाहिए, वर्कर का हित हमेशा बाद में होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन से ऊपर एक रह गया रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो रेम्युनरेशन का इसमें यह बोला गया है कि जो ओवरऑल पे और कंपनसेशन है वो फेयर होनी चाहिए दोनों के लिए, एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। मतलब आप एम्प्लॉय को अच्छा पैसा पे करो और 3-4 चीजें चेक कर लो कि एम्प्लॉय को उसके काम के हिसाब से पैसा मिले, दूसरा आसपास के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना पैसा पे कर रहे हैं, तीसरा आपकी पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है। तो ये 3 चीजें चेक करके रेम्युनरेशन डिसाइड कर लो। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है बच्चों जहां पे डिसीजन मेकिंग कंप्लीटली एक ही लेवल से होती है, टॉप लेवल से। डिसेंट्रलाइजेशन होता है जहां पे डिसीजन मेकिंग पावर बटी होती है सब जगह। आपने डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में भी पढ़ा है। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में फेओल ने बोला कि भैया कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी नहीं हो सकता, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनको सेंट्रलाइज रख लो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उनको डिसेंट्रलाइज कर दो, ठीक है। इसके बाद वी हैव स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है बच्चों की जितनी भी कम्युनिकेशन होगी ऑर्गेनाइजेशन में वो एक चेन के थ्रू ही होनी चाहिए कि ए बी को बताए, बी सी को बताए, सी डी को बताए, है ना। वो चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो चेन ब्रेक हो जाती है, उसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक, ठीक है। गैंग प्लैंक में आप चेन ब्रेक करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, ओके। इसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है सर? ऑर्डर है कि हर चीज का और हर इंसान का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। अगर फिक्स प्लेस नहीं होगा ना हर इंसान के लिए, हर चीज के लिए, तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि कौन कहाँ है और किधर है। तो देयर शुड बी अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। अगर ऐसा होगा तो एनर्जी, टाइम, ये सब वेस्ट नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से पूरा हो जाएगा ऑन टाइम। इसके बाद क्या है? इक्विटी। इक्विटी बोल रहा है काइंडनेस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल में क्या बोला जाता है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल में बोला जाता है बार बार वर्कर्स को एक जगह से दूसरी जगह ना ट्रांसफर किया जाए,
ना ही बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन किया जाए। अगर आप एक वर्कर को टाइम ही नहीं दोगे सेटल होने का तो आपका बहुत खर्चा आएगा। तो आप स्टेबिलिटी रखो, बहुत जल्दी जल्दी वर्कर्स को शिफ्ट मत करो, एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमाइज करना चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब होता है वर्कर्स को बोलने का मौका दिया जाए, हर अच्छे आइडिया के ऊपर उनको एनकरेज किया जाए, तो आपको नए नए आइडियाज मिलते रहेंगे, क्रिएटिविटी बनी रहेगी और आप काफी आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट होता है स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट, यानी यहाँ पे यू शुड रिप्लेस आई विद वी। आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि कोई भी गोल अचीव हुआ है तो मैंने किया, हमेशा क्या बोलना है कि हम सबने मिल के किया। तो देयर शुड बी अ सेंस ऑफ टीम स्पिरिट एवरी टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी अकेला कोई चीज नहीं करता है, हमेशा टीम करती है जो भी करती है। ये सारे बच्चों फ्योल के प्रिंसिपल्स थे। आई गेस आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको जरूर दूंगा कि टेलर और फ्योल दोनों का डिफरेंस आपकी बुक्स में दिया होगा, एनसीईआरटी में भी दिया है, एक बार जरूर पढ़ के जाना, कई बार आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलो अब आ गया हमारे पास बच्चों बस मार्केटिंग। ये बचा रिवाइज करने के लिए। मार्केट क्या होता है? एक ऐसा प्लेस जहां पे दो लोग मिलते हैं, कौन कौन? बायर्स और सेलर्स। किस लिए? एक्सचेंज करने के लिए गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद मार्केटिंग क्या है ये डेफिनेशन देख लेना बच्चों। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। सर सोशल प्रोसेस का मतलब जहां पे सोसाइटी होगी, जहां पे कई सारे लोग इकट्ठे होंगे। सोशल प्रोसेस है जहां पे चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो, उनको मिलता है जो भी उनको चाहिए थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग, फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर। अब मार्केटिंग में क्या क्या होता है? आपकी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई होती हैं, कस्टमर को वैल्यू मिलता है, यानी कस्टमर हमेशा वो चीज खरीदेगा जो उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करता है। तो एक मार्केटर को हमेशा एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कस्टमर की लाइफ में वैल्यू एडिशन करे। उसके बाद आता है बच्चों क्रिएटिंग एंड ऑफरिंग। क्रिएटिंग एंड ऑफरिंग। क्रिएटिंग एंड ऑफरिंग का मतलब होता है कि आप कभी भी एक सिंगल प्रोडक्ट मत बनाओ, एक पूरा ऑफरिंग बनाओ, तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट जल्दी से खरीदेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कई बार बोलता हूं कि अगर आप सेलफोन लेने जाते हो तो सेलफोन में आपको एक स्क्रीन गार्ड भी मिल जाए, एक कवर भी मिल जाए, एक एक्स्ट्रा चार्जर भी मिल जाए, ईयरफोन्स भी मिल जाए, और एक कंपनी सिर्फ एक फोन दे रही हो, तो ज्यादातर कस्टमर भागेगा जहां सब कुछ मिल रहा है ना, एक पूरा ऑफरिंग लेने के लिए। तो ऑफरिंग एक प्रोडक्ट से हमेशा एक अच्छी चीज होती है, वही बनाना चाहिए। उसके बाद एक्सचेंज मैकेनिज्म। आपको एक्सचेंज मैकेनिज्म भी डिफाइन करना चाहिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर दोगे तो उसके बदले में कैसे पैसा लोगे, क्रेडिट कार्ड से लोगे, डेबिट कार्ड से लोगे, काइंड में लोगे, क्या करोगे। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म बहुत डिफाइंड होना चाहिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है बच्चों? जितनी भी एक्टिविटीज रिलेटिंग टू मार्केटिंग आती है उसको हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट में डालते हैं। बहुत बड़ा प्रोसेस है मार्केटिंग। सेलिंग का मतलब सिर्फ माल बेचना होता है। मार्केटिंग का शुरुआत कस्टमर रिसर्च से, मार्केट रिसर्च से शुरू हो जाती है। उसके बाद रिसर्च के बाद एनालिसिस करना, प्रोडक्ट बनाना, उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, फिर प्राइस डिसाइड करना, फिर कैसे कस्टमर तक जाएगा, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज, उसके बाद भी काफी टाइम तक रिपेयर, रिटर्न, रिप्लेस, रिफंड, हर चीज वो सब मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इन सभी एक्टिविटीज को मैनेज करना इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग फिलॉसफीज आती हैं बच्चों। मार्केटिंग फिलॉसफीज का मतलब बहुत सारे लोगों के अलग अलग माइंडसेट्स। कुछ लोग किसी तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से सोचते हैं। तो सबसे पहले फिलॉसफी आती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या बोलता है? प्रोडक्शन बोलता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का एक ही तरीका है कि आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो, आपका एवरेज कॉस्ट कम होता चला जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, कि ज्यादा से ज्यादा बल्क में लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते चलो, गोल अचीव करते चले जाओगे प्रॉफिट वाला। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का जो फोकस होता है बेटा वो लार्ज क्वांटिटी से गुड क्वालिटी पे हो जाता है, कि आप क्वांटिटी को छोड़ो, चाहे कम बना लेंगे लेकिन क्वालिटी बस बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है भैया बस आप सामान को बेचो, आप एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स लगाओ, किसी भी तरीके से बायर को परसुएड करो, अट्रैक्ट करो, और बायर आपके सामान खरीदना चाहिए। सामान बढ़िया है, घटिया है, कम है, ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता, गंजे को कंगी बेच के दिखाओ भाई, सीधी सीधी सी बात है ना। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट में आ जाता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मार्केटिंग बोलता है कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो यू शुड फोकस ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। अगर आप कस्टमर पे फोकस नहीं करोगे, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे फोकस नहीं करोगे, तो आप अचीव ही नहीं कर सकते हो अपना गोल। ठीक है। नेक्स्ट होता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल बोलता है ठीक है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे भी फोकस करना है, लेकिन सोसाइटी का भी तो ध्यान रखो, पॉल्यूशन मत करो, पेड़ मत काटो, पेड़ लगाओ, हेल्दी एक्टिविटीज करो, है ना। तो ये सब सोसाइटल में आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन शुड आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द मार्केट एंड डिलीवर द सेटिस्फैक्शन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर so that the long term well-being of the customer and the society is taken care। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आ जाते हैं।
कि मार्केटिंग में क्या क्या होता है, तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो कहाँ से शुरुआत होगी? मार्केट रिसर्च से, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, फिर प्लानिंग करना, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना उसका, यानी सेम स्टैंडर्ड शेप साइज कलर, ग्रेडिंग करना, पैकिंग लेबलिंग करना, ब्रांडिंग करना, फिर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज देना, प्राइस सेट करना, प्रमोट करना आपके प्रोडक्ट को, ऐड वैड करना, फिजिकली कैसे जाएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किसका पार्ट है बच्चों? मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो मार्केटिंग काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या आता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, चारों को 1 on 1 डिटेल में रिवाइज करेंगे और चैप्टर समाप्त। प्रोडक्ट क्या है सर? प्रोडक्ट को बोला जाता है बंडल ऑफ यूटिलिटी। बंडल ऑफ यूटिलिटी याद रखना, बंडल ऑफ यूटिलिटी का मतलब कि आपको कहीं ना कहीं आपकी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, वो क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, अब प्रोडक्ट में कंज्यूमर प्रोडक्ट भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको वैसे ही पता होना चाहिए एक बार, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट में हमारे पास जो मेन आ रहा है बच्चों वो है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। अब ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि आप जेनरिक नेम कस्टमर को भुलवा दो और ब्रांड नेम याद रहे लोगों को। ठीक है, जेनरिक नेम याद नहीं है, ब्रांड नेम याद है। सर जेनरिक नेम याद नहीं है, ब्रांड नेम याद है, मतलब न्यूडल्स नहीं सर, मैगी, है ना। उसके अलावा स्कूटी नहीं सर, एक्टिवा, राइट। बटर नहीं सर, अमूल मक्खन। तो देखो ये ब्रांड ही तो है, उन्होंने ब्रांडिंग कर दी अपनी इतनी बढ़िया कि लोग जेनरिक नेम भूल गए, ब्रांड नेम याद रख रहे हैं। तो ब्रांडिंग में 4 चीजें आती हैं, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क। ब्रांड क्या है? कोई भी नाम, कोई भी टर्म, कोई भी साइन, कोई भी सिंबल, कोई भी डिजाइन, लोग आपको आइडेंटिफाई कर लें किसी भी तरीके से, तो वो ब्रांड है। ब्रांड नेम किसको बोलते हैं? जब लोग आपका नाम बोलते हैं। ब्रांड मार्क क्या होता है? जब आपको सिंबल से रिकॉग्नाइज करते हैं, और जब आप वो सिंगल बोल रहा हूं, जब वो सिंबल आप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवा लेते हो, ठीक है, आपको उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो फिर वो ट्रेडमार्क हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो शॉर्ट होता है, सजेस्टिव होता है, सजेस्टिव मतलब नाम से पता लगे, जैसे हाजमोला, सब हजम। डिस्टिंक्ट होता है, यानी कुछ अलग होता है। वर्सेटाइल होता है, बढ़िया लगता है। अडेप्टेबल, लोग उसको जल्दी से अडॉप्ट करें, कोई बुरा ना माने। अप टू डेट होता है, यानी लेटेस्ट, अच्छा लगता है। और लीगली प्रोटेक्टेड हो। पैकिंग का क्या मतलब है बच्चों? आप अच्छे तरीके से डिजाइन करो एक क्या बॉक्स या एक कंटेनर या एक रैपर, जिससे प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिल सके। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? 3 प्रकार की पैकिंग होती है बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी कौन सी होती है? जो इमीडिएट पैकेट होता है ना। चॉकलेट को देखोगे आप, एक उसके ऊपर गोल्डन कलर का रैप होता है, इमीडिएट पैकिंग, उसकी प्राइमरी पैकिंग है। फिर पेपर का रैप होता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, सेकेंडरी पैकेज हो गया। फिर अगर आप किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में उसको लेके आ रहे हो या किसी पॉली बैग में लेके आ रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग है। ठीक है, पैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? हेल्थ के लिए, साफ सफाई के लिए। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, अब लोग आपको आके सामान नहीं देते हैं, सब कुछ रैक्स में लगा होता है, जैसे मॉल्स वगैरह में देखते हैं, तो पैक्ड होगा तभी तो लोग जाके उठाएंगे, है ना। इनोवेशन, आप पैकिंग की मदद से इनोवेट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा सकते हो, डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। पैकिंग क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? आइडेंटिफिकेशन, आप पैकेज से आइडेंटिफाई करते हो। प्रोटेक्शन, डस्ट वस्ट, धूल मिट्टी से बचाते हो। यूज ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पैकिंग की वजह से ही आप यूज कर सकते हो, जैसे डिओड्रेंट्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए। अगर वो बॉटल ना हो तो कैसे यूज करोगे आप परफ्यूम्स, है ना। प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रमोट करने में भी काफी हेल्प करता है। लेबलिंग क्या होता है बच्चों? लेबलिंग होता है लेबल डालना। लेबल का मतलब इंफॉर्मेशन, हर पैकेट के ऊपर डेट, मैन्युफैक्चरिंग, उसके कंटेंट, उसका एक्सपायरी, हाउ टू यूज, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, वो बहुत सारी डिटेल लिखी होती है ना, वो सब लेबलिंग है। ठीक है, तो लेबलिंग का क्या मतलब होता है? डिस्प्ले, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क। क्यों होता है लेबलिंग? ये प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लेबल से। ग्रेडिंग होती है इसकी हेल्प से, कि ये ए ग्रेड प्रोडक्ट है, ये बी ग्रेड है, ये बासमती चावल है, सादा चावल है, सही है। हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ। कई बार कानून भी बोलता है कुछ चीजें लिखने के लिए, तो वो भी लिखनी पड़ती हैं, जैसे सिगरेट वगैरह पे, या लोग वो खाते हैं ना जुआ केसरी, है ना, तो जुआ केसरी पे भी लिखा होता है कि भैया इससे कैंसर होता है, तब भी खाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है। अब आता है बच्चों प्राइस। प्राइस क्या आता है? कि जितना आप अमाउंट पे करते हो फॉर अ प्रोडक्ट, दैट इज प्राइस। प्राइस में एक ही सवाल बनता है, प्राइस डिसाइड कैसे किया जाए? तो ये कुछ चीजें ध्यान रखो, कितने का पड़ रहा है उससे ज्यादा प्राइस रखो। आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी या डिमांड कैसी है? अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो आप ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, डिमांड ही नहीं है तो आपको सस्ता ही बेचना पड़ेगा। कंपटीशन कितना है मार्केट में? अगर कंपटीशन बहुत सारा है तो फिर भैया कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना पड़ेगा। आपकी मोनोपोली है तो कुछ भी मांग लो।
गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस भी देखने पड़ते हैं प्राइस डिसाइड करने से पहले। आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आप मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हो जियो जैसा, तो आपको सस्ते में देना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट। अगर आप क्वालिटी के दम पे बेचना चाहते हो कि भैया हम तो किंग है, तो आप महंगा भी बेच सकते हो, राइट। मार्केटिंग मेथड्स आप कौन सा यूज कर रहे हो, अगर आप एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका खर्चा शायद ज्यादा है, तो प्राइस भी ज्यादा होगा। अगर आप नॉर्मल मार्केटिंग कर रहे हो जिसमें नॉर्मल खर्चा आ रहा है, तो प्राइस भी नॉर्मल ही रहने वाला है। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, नाउ नेक्स्ट इज प्लेस। सर व्हाट इज प्लेस? प्लेस में आता है बच्चों फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक पहुंचाओगे। तो इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग में जितना समय लगेगा, जितना ज्यादा समय लगेगा, कस्टमर उतना ही डिससेटिस्फाइड होगा। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का टाइम कम से कम होना चाहिए, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। वेयर हाउसिंग, आप कितना स्टोर करके रखते हो सामान, कहाँ पे स्टोर करके रखते हो। अगर ऑर्डर आने के बाद बनाओगे तो फिर ऑफकोर्स लेट हो जाओगे, तो वेयर हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन, किस ट्रांसपोर्ट से आपका सामान जा रहा है, कितनी जल्दी पहुंच रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन। इन्वेंट्री कंट्रोल में आपको अपना इन्वेंट्री का ध्यान रखना होता है पूरा, कि हमारे पास सामान एक्स्ट्रा भी ना हो और कम भी ना हो। ज्यादा होगा तो वेस्ट होने का डर है, खराब होने का डर है, कम होगा तो फिर टाइम पे पहुंचा नहीं पाएंगे। तो इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ बच्चों फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ही एक चीज और आती है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ कंपनीज अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली बेचती हैं, उसको हम डायरेक्ट चैनल बोलते हैं, जीरो लेवल चैनल बोलते हैं। कुछ कंपनीज बीच में इंटरमीडियरीज को इन्वॉल्व करती हैं। इंटरमीडियरीज में अगर सिर्फ एक ही है, सपोज सिर्फ कंपनी यानी कि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर, 1 लेवल। 2 हो गए अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, 2 लेवल। 3 हो गए अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, एजेंट, रिटेलर, कस्टमर, 3 लेवल चैनल। तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पता होने चाहिए कि कौन सा डायरेक्ट, कौन सा इनडायरेक्ट, किसको 0 लेवल बोलते हैं, किसको 1 2 3 लेवल बोलते हैं। लास्ट आता है बच्चों हमारे पास प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, लोगों की जुबान तक पहुंचा देना, लोगों के दिलों में बिठा देना, हर कस्टमर उसी चीज की बात कर रहा हो, दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन कैसे कैसे कर सकते हो? प्रमोशन में सबसे पहले आता है एडवर्टीजमेंट। आप किसी बढ़िया से इंडिविजुअल जिसका ब्रांड हो अपना खुद का, जिसको लोग जानते हो, जिसको लोग पहचानते हो, आप उससे एडवर्टीजमेंट करा सकते हो अपने प्रोडक्ट की। तो उसके जितने भी फॉलोअर्स होंगे वो उस सामान को खरीदने लगेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारे पास एडवर्टीजमेंट। इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो पैसा देके आप करा सकते हो। फीचर्स क्या होंगे? पेड होगा, फ्री में कोई नहीं करता। इम्पर्सनल होगा, आप उसके अंदर नहीं जाओगे, कोई बाहर वाला इंसान आपके लिए करेगा। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, आप एक स्पॉन्सर से सारा का सारा काम करा सकते हो। एडवांटेजेस क्या होंगे बच्चों? इसके बहुत बड़ी रीच होती है, बहुत दूर दूर तक जाता है। उसके बाद कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस बनता है एडवर्टीजमेंट देखने के बाद। एक्सप्रेस कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से वीडियो मैसेज से। इकोनॉमी होता है, यानी काफी सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज। डिसएडवांटेजेस, खर्चा बढ़ता है, कई बार सोशल वैल्यूज को इग्नोर करता है, कई बार लोग ऐसे एड्स बना देते हैं जो समाज में अच्छे नहीं माने जाते। बायर कंफ्यूज हो जाता है कई बार ऐड देख के कि लूं भी या ना लूं। और सेल कई बार इंफीरियर प्रोडक्ट की भी हो जाती है अच्छा ऐड करके, कि प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है लेकिन ऐड बढ़िया कर दिया, बिक जाएगा। समझ रहे हो? इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है? अब प्रमोशन का दूसरा पॉइंट आएगा बेटा। पर्सनल सेलिंग होता है खुद जा जाके पर्सनली सामान बेचना। एडवर्टीजमेंट में आपने एक बार ऐड कर दिया, वो इम्पर्सनल था, यहाँ पे पर्सनली बेचोगे, तो ये पर्सनल फॉर्म है, अच्छा रिलेशनशिप बनता है इससे, ठीक है। इसके क्या क्या फायदे होंगे बच्चों? ये फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो, डायरेक्टली कस्टमर का फीडबैक ले सकते हो कि उसको अच्छा लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा, अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा। कम से कम वेस्टेज होता है बेटा, क्योंकि आप मार्केट के हिसाब से आप इंटरैक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से सामान बना सकते हो। कस्टमर का क्या फायदा है इसका? कस्टमर को सबसे बड़ा फायदा है कि उसको नीड्स आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होती है। जब एक सेलर आपके पास बैठा होता है तो वो आपको सारी चीजें समझा सकता है, रादर देन मॉल में लगा हुआ है ढूंढ लो क्या चाहिए, है ना। उसके बाद लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, क्योंकि सेलर तो रोज ही उस चीज में डील करता है, वो बता सकता है क्या ट्रेंडिंग है, क्या अच्छा है, क्या लो क्या ना लो। उसके बाद कस्टमर को भी इंड्यूस करता है। कस्टमर को इंड्यूस करने का मतलब कस्टमर को लगता है कि हाँ यार ये चीज मेरे लिए अच्छी है ना। बिजनेसमैन को क्या फायदा है इसका? बहुत अच्छा प्रमोशन होता है इससे। फ्लेक्सिबल टूल है, अपने हिसाब से कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो। वेस्टेज कम से कम होता है एफर्ट का। उसके बाद कंज्यूमर को अटेंशन आप ले सकते हो, कंज्यूमर से आराम से बातचीत करके अच्छी रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हो। रिपीट सेल्स बहुत होती है, तो लास्टिंग रिलेशनशिप्स आप देखते हो ना कि आपके एरिया में सपोज 3-4 बेकरी की शॉप्स हैं, लेकिन आप उसी के पास जाओगे जो आपको अच्छे से बुलाता है, आपके साथ हंसी खेल कर लेता है थोड़ा बहुत, तो उससे रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। मैगी तो सब जगह सेम मिल रही है, लेकिन फिर भी उसी दुकान पे जाएंगे, चाहे 3 दुकान क्रॉस करके जानी पड़े, है ना। तो ये पर्सनल सेलिंग के बेनिफिट्स होते हैं बच्चों। सोसाइटी को क्या फायदे हैं? लेटेस्ट डिमांड कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि जो भी डिमांड आ रही होगी फटाफट उस चीज पे एक्ट किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं सेल्समैन वाली, करियर अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारे लोगों को, और आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव करके भी अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो।
देन वी हैव सेल्स प्रमोशन। सर सेल्स प्रमोशन क्या होता है? जब हम छोटे छोटे कुछ गिफ्ट्स, कुछ इंसेंटिव्स, कुछ बोनस, कुछ डिस्काउंट, कुछ भी ऐसी चीज देंगे कि हमारी सेल एक शॉर्ट टर्म के लिए प्रमोट हो जाएगी, उसको हम सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। इससे क्या सबसे बड़ा मेरिट है? अटेंशन मिलता है। हाँ, एक प्रोडक्ट जिसके साथ कुछ भी नहीं है और एक प्रोडक्ट जो बाय वन गेट वन फ्री है, उसको ज्यादा अटेंशन मिलेगा, तो अटेंशन मिलता है। नया प्रोडक्ट जब भी लॉन्च करना हो तो काफी यूजफुल होता है ये। टोटल प्रमोशनल एफर्ट में काफी अच्छा ये चीज बन जाती है, मतलब आपने ऐड भी कर दिया और डिस्काउंट भी दे दिया, तो ये बहुत हेल्प करता है। डीमेरिट क्या है? कई बार ये दिखाता है कि नॉर्मली इनका सामान बिकता नहीं है, क्या क्राइसिस हुआ हुआ है कुछ ना कुछ। कई बार प्रोडक्ट की इमेज भी खराब हो जाती है इसकी वजह से। अब सेल्स प्रमोशन में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हो? तो सबसे पहले आता है बच्चों रिबेट या डिस्काउंट। रिबेट क्या होता है? जब आप अमाउंट में कुछ छूट देते हो कि भैया 100 रुपए का है, 20 रुपए ऑफ, 20 ऑफ, ये रिबेट है। डिस्काउंट होगा 100 रुपए का है, 20% ऑफ, ये परसेंटेज में होगा, तो ये डिस्काउंट है। रिफंड, पहले रिफंड होते थे, आजकल कैशबैक होता है कि पेटीएम से पेमेंट करो या किसी से ही पेमेंट करो, कैशबैक आएगा आपको। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन कि भैया जूस के साथ ग्लास फ्री, बूस्ट के साथ रैकेट फ्री, बॉर्नविटा के साथ मग फ्री, कॉम्बिनेशन बनाए। क्वांटिटी गिफ्ट, बाय 1 kg गेट 250 ग्राम्स फ्री, या बाय 5 kg गेट 1 kg फ्री, क्वांटिटी गिफ्ट्स दे देना। इंस्टेंट ड्रॉज, ये लकी ड्रॉज वगैरह होते हैं कुछ, वो पर्चियां वर्ची स्क्रैच करो, कुछ निकलेगा तो आपको मिलेगा, है ना। लकी ड्रॉ भी लगभग यही है। यूजेबल बेनिफिट, यूजेबल बेनिफिट का मतलब होता है कि आपने कोई ऐसी चीज दे दी जिसको आप यूज कर सकते हो, है ना, यूजेबल बेनिफिट दे दिया। फुल फाइनेंस, जो ईएमआई वगैरह है। सैम्पलिंग, कुछ फ्री सैंपल्स दे सकते हो। कॉन्टेस्ट, आप कुछ कॉन्टेस्ट कॉन्सर्ट्स गेम्स करा सकते हो, जैसे पेट्रोल पंप पे होता है कि भैया इतने का तेल डलवाओ, फिर एक कॉन्टेस्ट में आपको बुलाएंगे, वहां अगर आप कुछ जीते तो आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स है। लास्ट आता है बच्चों पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस का मतलब होता है अपनी कंपनी की इमेज डेवलप करना, जनता में अच्छे रिलेशंस बनाना, अच्छी गुडविल बनाना मार्केट में। तो पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रोटेक्ट और इंप्रूव अ कंपनी का इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स इन द आईज ऑफ द पब्लिक। इसका क्या पर्पज होता है? पब्लिसिटी करना, प्रेस में रिलीज यानी प्रेस में न्यूज निकलवाना, कॉर्पोरेट्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन बना के चलना, लॉबिंग और काउंसलिंग। लॉबिंग का मतलब है भैया गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट लीडर्स के साथ भी, गवर्नमेंट के अंदर भी आपको बातचीत बना के रखना। काउंसलिंग का मतलब होता है टाइम टू टाइम अलग अलग कैंप्स वगैरह लगा के लोगों को अपडेट करना। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? कंपनी के बारे में अवेयरनेस बिल्ड करना, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना कि हाँ इज्जत है हमारी, सेल्स बढ़ाना, और खर्चा बहुत कम आता है इसके अंदर। बाकी सारी चीज़ें आप कम कर सकते हो अगर आपका पब्लिक रिलेशंस अच्छा डेवलप्ड है। तो ये सब आता है बच्चों हमारे पास मार्केटिंग में। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग को अच्छे तरीके से क्विकली दोनों ही चैप्टर्स रिवाइज हो गए होंगे। अब थोड़ी ही देर के बाद हम लोग करेंगे इनकी केस स्टडीज। अगर आपको कोई भी टॉपिक याद नहीं आ रहा था तो जीएनजी में जाओ, उसको अच्छे से एक बार देख लो, लर्न कर लो। 2 ही चैप्टर बचे हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो और हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा समाप्त और हम चले जाएंगे ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन, सी या, टेक केयर, बाय बाय।